हेलो लर्नर्स। मैं डॉक्टर शशिकांत पांडे, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो डियर लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे सामंतवाद का पतन। तो यूरोप में सामंतवाद मध्यकालीन लगभग 9वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी की एक ऐसी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें भूमि, शक्ति और धन का मुख्य आधार थी। इस व्यवस्था में राजा अपनी भूमि बड़े सामंतों को देता था और बदले में वे उसे सैन्य सेवा और निष्ठा प्रदान करते थे। 476 ईस्वी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर के पतन के बाद यूरोप में एक मजबूत केंद्रीय शासन समाप्त हो गया। लगातार आक्रमणों के कारण लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी, इसलिए स्थानीय शक्तिशाली व्यक्तियों ने भूमि और सुरक्षा पर यह व्यवस्था विकसित की। यूरोप में सामंतवाद का उदय 5वीं शताब्दी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर के पतन के पश्चात शुरू हुआ। रोमन साम्राज्य के विघटन से यूरोप में एक मजबूत केंद्रीय शासन की समाप्ति हुई और राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। विभिन्न बाह्य आक्रमणों जैसे वाइकिंग्स, मैयार और अन्य जनजातियों ने लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। इस असुरक्षा के वातावरण में आम जनता को स्थानीय शक्तिशाली भूस्वामियों पर निर्भर होना पड़ा, जो बदले में सुरक्षा प्रदान करते थे। धीरे धीरे भूमि के बदले सैन्य सेवा और निष्ठा की परंपरा विकसित हुई, जिसने सामंतवाद की नींव रखी। 8वीं और 9वीं शताब्दी में कैरोलिंजियन एम्पायर के समय इस व्यवस्था को संगठित रूप मिलने लगा। साम्राज्य के विस्तार के कारण शासकों के लिए दूरस्थ क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कठिन था, इसलिए उन्होंने भूमि अपने विश्वस्त सामंतों को सौंप दी। ये सामंत राजा को सैन्य सहायता देने के लिए बाध्य थे। इस प्रकार फीफ अर्थात जागीर और वत्सलता यानी कि निष्ठा संबंध की परंपरा मजबूत हुई। स्थानीय प्रशासन, न्याय और कर वसूली का अधिकार भी सामंतों को मिल गया, जिससे उनकी शक्ति बढ़ती गई। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच सामंतवाद का तीव्र विकास हुआ। यूरोप में कृषि तकनीकों में सुधार, जनसंख्या वृद्धि और नए गांवों की स्थापना से भूमि का महत्व और बढ़ गया। किलो यानी कि कैसल्स का निर्माण हुआ, जिससे सामंतों की सैन्य और राजनीतिक शक्ति सुदृढ़ हुई। इस समय समाज स्पष्ट रूप से वर्गों में बंट गया। राजा, सामंत, शूरवीर और किसान या सर्फ। मैनोरियल व्यवस्था के माध्यम से प्रत्येक जागीर लगभग आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई बन गई। इस प्रकार सामंतवाद का उदय राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा की आवश्यकता से हुआ तथा उसका विकास भूमि आधारित अर्थव्यवस्था, सैन्य दायित्वों और स्थानीय शासन व्यवस्था के विस्तार के कारण हुआ। मध्यकालीन यूरोप में यह प्रणाली कई शताब्दियों तक प्रमुख सामाजिक राजनीतिक ढांचा बनी रही। यूरोप में सामंतवाद का प्रभाव मध्यकालीन समाज के हर क्षेत्र, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, सभी पर गहराई से पड़ा। 5वीं शताब्दी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर के पतन के बाद जो व्यवस्था विकसित हुई, उसने लगभग 15वीं शताब्दी तक यूरोप की संरचना को आकार दिया। इसके प्रमुख प्रभाव जो
बहुत अधिक हैं, जिनमें मुख्य है राजनीतिक प्रभाव। सामंतवाद के कारण यूरोप में केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और शासन व्यवस्था विकेंद्रीकृत हो गई। राजा को सर्वोच्च शासक माना जाता था, लेकिन वास्तविक शक्ति स्थानीय सामंतों के हाथ में होती थी। वे अपने अपने क्षेत्रों में कर वसूलते थे, न्याय व्यवस्था देखते थे और सेना का प्रबंधन करते थे। इससे पूरे यूरोप में एक मजबूत राष्ट्रीय एकता विकसित नहीं हो सकी। 476 ईस्वी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर के पतन के बाद जो राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हुई, उसी ने इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था को बढ़ावा दिया। सामंतवाद ने समाज को कठोर वर्गों में विभाजित कर दिया। राजा, सामंत, शूरवीर और किसान अथवा सर्फ। समाज में ऊंच नीच की भावना गहरी हो गई और सामाजिक समानता का अभाव रहा। सर्फ भूमि से बंधे होते थे और वे अपने स्वामी की अनुमति के बिना कहीं जा नहीं सकते थे। सामाजिक गतिशीलता बहुत कम थी, अर्थात एक व्यक्ति का अपने वर्ग से ऊपर उठ पाना लगभग असंभव था। इस प्रकार सामंतवाद ने सामाजिक स्थिरता तो दी, परंतु स्वतंत्रता और समानता को सीमित कर दिया। सामंतवाद की आर्थिक व्यवस्था मैनोरियल प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें प्रत्येक जागीर एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में कार्य करती थी। कृषि मुख्य व्यवसाय था और अधिकांश लोग खेती पर निर्भर थे। किसान अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा सामंत को कर अथवा सेवा के रूप में देते थे। व्यापार और उद्योग का विकास सीमित था, जिससे अर्थव्यवस्था स्थानीय स्तर तक ही सीमित रही। हालांकि बाद के काल में व्यापार और नगरों के विकास ने इस प्रणाली को कमजोर करना शुरू किया। सामंतवाद में सैन्य व्यवस्था भूमि के बदले सेवा के सिद्धांत पर आधारित थी। राजा के पास स्थानीय सेना नहीं होती थी, वह आवश्यकता पड़ने पर अपने सामंतों से सैनिक सहायता प्राप्त करता था। सामंत अपने अधीन शूरवीरों को युद्ध में भेजते थे। इस कारण स्थानीय स्तर पर सुरक्षा मजबूत रही और किलों का निर्माण हुआ, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठित और अस्थायी सेना का सर्वथा अभाव था, जिससे बड़े युद्धों में कठिनाइयां उत्पन्न होती थी। सामंतवाद के दौरान चर्च की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई थी। यूरोप में चर्च न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी प्रभावशाली था। सामंत चर्च को भूमि दान करते थे और चर्च सामाजिक व्यवस्था को धार्मिक आधार प्रदान करता था। गिरजाघरों और कीलों का निर्माण कला और स्थापत्य के विकास का प्रतीक बना। धर्म ने लोगों को नैतिक और सामाजिक रूप से संगठित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि हम सामंतवाद के दीर्घकालिक प्रभाव की बात करें, तो सामंतवाद ने यूरोप में स्थिरता और सुरक्षा प्रदान की, किंतु साथ ही सामाजिक असमानता और राजनीतिक विखंडन को भी बढ़ावा दिया। समय के साथ व्यापार, नगरों का विकास और 14वीं शताब्दी की महामारी अर्थात ब्लैक डेथ जैसी घटनाओं ने इस व्यवस्था को कमजोर कर दिया। परिणाम स्वरूप शक्तिशाली केंद्रीयकृत राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और सामंत धीरे धीरे समाप्त हो गए। सामंतवादी व्यवस्था में अनेक दोष थे। इसी कारण आधुनिक युग के आगमन के साथ ही मध्यकालीन यह व्यवस्था ढह गई। इस व्यवस्था के कारण समाज अनेक वर्गों में बंट गया था। उच्च वर्ग को प्राप्त असीमित अधिकारों व उनके शोषण की प्रवृत्ति ने उच्च व निम्न वर्ग के संबंधों में कट्टरता उत्पन्न कर दी थी।
सामंतीय व्यवस्था के अंतर्गत अपने से नीचे वर्ग का शोषण करना उच्च वर्ग अपना अधिकार मानता था। उच्च वर्ग के इन विशेषाधिकारों को समाप्त करने में यूरोप की जनता को सदियों तक संघर्ष करना पड़ा। सामंतवादी व्यवस्था के कारण युद्धों को भी बढ़ावा मिला। प्रत्येक सामंत की अपनी अलग सेना होती थी तथा अपनी जागीर को बढ़ाने के लिए वे समय समय पर सेना का प्रयोग करते थे, जिससे जनसाधारण को अपार कष्टों का सामना करना पड़ता था। इन युद्धों से कृषि एवं व्यापार प्रभावित होता था, जिससे देश की आर्थिक स्थिति पर दुष्प्रभाव पड़ता था। इसके अतिरिक्त सामंतवादी व्यवस्था के कारण मध्यकाल में यूरोप में शक्तिशाली देशों का आविर्भाव न हो सका, या हम कह सकते हैं कि यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों के उदय में यह सामंतवादी व्यवस्था एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि प्रत्येक देश छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे जिनके सामंतों पर राजा का विशेष नियंत्रण न था। इसका कारण यह भी था कि अनेक सामंत अपने राजा से भी अधिक शक्तिशाली थे। साधारण जनता को राजनीतिक अधिकार प्राप्त न थे तथा प्रजा व राजा के मध्य कोई सीधा संपर्क नहीं था। ऐसे में जनसाधारण का जीवन अत्यंत कष्टदायी था। साधारण जनता अत्यधिक शोषण का शिकार थी। उद्योग धंधों के विकसित न होने के कारण जनसाधारण को जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर रहना पड़ता था, जो पूर्णतः सामंतों के नियंत्रण में थी। यूरोप में सामंतवाद का पतन 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच धीरे धीरे हुआ। यह प्रक्रिया अचानक नहीं थी, बल्कि कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य परिवर्तनों के कारण सामंतवादी व्यवस्था कमजोर पड़ती गई और धीरे धीरे यह अपने पतन को प्राप्त हुई। सामंतवाद, जो 476 ईस्वी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर के पतन के ध्वंसावशेषों पर विकसित हुआ, अंततः नई शक्तियों और परिस्थितियों के सामने अपने अस्तित्व को बनाए रखने में अक्षम साबित हुआ। पारस्परिक संघर्ष सामंतवादी व्यवस्था के पतन का एक प्रमुख कारण था। सामंतों का प्रत्येक सामंत की अलग अलग सेना होती थी, जिसका मुख्य उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर देश की सुरक्षा करना होता था। मध्यकालीन यूरोप में देश का प्रमुख राजा अपनी पृथक सेना नहीं रखता था। युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पर सामंतों को संयुक्त सेना का प्रयोग वह करता था, लेकिन ये सामंत आपस में हमेशा संघर्षरत रहते थे। इंग्लैंड में गुलाब के फूलों का युद्ध इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। फ्रांस की स्थिति इंग्लैंड से भी खराब थी। वहां सामंतों में निरंतर पारस्परिक संघर्ष चलता रहता था, जिससे देश को हानि होती थी। उनकी स्वयं की शक्ति का भी ह्रास होता था। व्यापारिक उन्नति, धर्म युद्ध के कारण पूरब और पश्चिम के लोगों में पारस्परिक संपर्क का अभाव था। इस सामंतवादी व्यवस्था के कारण यूरोप में व्यापारिक उन्नति भी प्रभावित हुई थी। लगातार चलने वाले धर्म युद्धों के कारण पूरब एवं पश्चिम के लोग पारस्परिक संपर्क में आए, जिससे यूरोप एशिया की अनेक वस्तुओं की ओर आकर्षित हुआ। इससे यूरोप के व्यापार में प्रगति हुई व धीरे धीरे व्यापार संघों की स्थापना होने लगी, जिन्हें हम गिल्ड्स के नाम से जानते हैं। इन व्यापारिक संगठनों ने न केवल सामंतों की उपेक्षा की, बल्कि रोजगार का एक मार्ग प्रशस्त करके सामंतों की शक्ति पर गंभीर प्रहार किया। मजदूर एवं किसानों के लिए
अब जीवन यापन का एकमात्र साधन कृषि ही नहीं रहा। जीवन यापन प्रदान करने के स्रोत पर एकाधिकार न रहने के कारण सामंतों का अधिकार कम होने लगा। किसानों का पूर्ववत शोषण करना उनके लिए कठिन होता गया। इस प्रकार व्यापार की उन्नति के साथ साथ सामंतवाद का पतन होता चला गया। नवीन नगरों का आविर्भाव भी सामंतवादी व्यवस्था के पतन का एक प्रमुख कारण था। यूरोप के प्रत्येक देशों में नवीन नगरों व शहरों का जन्म व विकास होने लगा, जिससे रोजगार के नए नए साधन विकसित हुए। अतः किसानों के लिए सामंतों पर निर्भर रहना अब आवश्यक नहीं रहा। इसके अलावा व्यापारियों एवं सामंतों के परस्पर संघर्ष ने भी सामंतीय व्यवस्था को पतन की ओर अग्रसर किया। इसके अलावा राज्य शक्ति में वृद्धि मध्यकालीन यूरोप के देशों में सामंतवाद के पतन का एक प्रमुख कारण थी। मध्यकालीन यूरोप में राजा साधारणतया निर्बल थे। उनकी अपनी व्यक्तिगत कोई सेना नहीं थी और राज्य की सुरक्षा के लिए वे सामंतों की सैन्य सहयोग पर निर्भर थे। अतः राजा होने के पश्चात भी शासन की वास्तविक शक्ति उनके हाथ में न होकर सामंतों में निहित थी। अतः सामंत अपनी मनमानी करते थे। वह राजा चाहते हुए भी उन पर अंकुश लगाने में सक्षम न थे। आधुनिक युग के आविर्भाव के साथ ही यूरोप में अनेक राजाओं ने अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया तथा अपनी पृथक सेना की स्थापना की। उदाहरण के लिए इंग्लैंड के ट्यूडर वंशीय शासक हेनरी सप्तम को लिया जा सकता है, जिसने अपनी सेना बनाकर निरंकुश एवं अत्याचारी सामंतों का पतन किया व राज्यों को वास्तविक रूप में राजशक्ति प्रदान की। इस प्रकार यूरोप के अन्य राज्यों में भी सामंतों का दमन किया गया। राजाओं को सामंतों का उन्मूलन करने में प्रजा का भी सहयोग प्राप्त हुआ, क्योंकि जनसाधारण तो इस व्यवस्था से पहले ही घृणा करता था। अतः राजा व प्रजा के सहयोग से सामंतवाद का शनय शनय उन्मूलन संभव हो सका। राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी सामंतवाद के पतन में एक बड़ा कारण सिद्ध हुआ। मध्यकालीन यूरोप में समाज का सामंतों के अधीन होने के कारण राष्ट्रवादी भावनाओं का सर्वथा अभाव था, किंतु जब शक्तिशाली राजाओं का उदय हुआ व राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना हुई, तो ऐसे में प्रत्येक देश में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होने लगी, जिसके कारण सामंतवाद का पतन सुनिश्चित हो सका। इसके अतिरिक्त आधुनिक हथियारों व बारूद के प्रयोग ने भी सामंतवाद के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामंतों ने अपनी सुरक्षा के लिए शक्तिशाली किले बनवा रखे थे, जिन पर तीर अथवा तलवारों का कोई प्रभाव नहीं होता था। ऐसे में उन्हें पराजित करना आसान नहीं था, किंतु बारूद के आविष्कार व युद्धों में उसके प्रयोग ने सामंतों की स्थिति में परिवर्तन कर दिया, क्योंकि बारूद के प्रयोग पर केवल राज्य का नियंत्रण था। ऐसे में बारूद के प्रयोग से सामंतों के शक्तिशाली किले पर भी सरलतापूर्वक अधिकार किया जा सकता था। ऐसे में सामंतवाद का पतन अवश्यंभावी हो गया। इन सब कारणों के अलावा तत्कालीन यूरोप में कृषकों का विद्रोह
भी सामंतवादी व्यवस्था के पतन में एक कील के रूप में साबित हुआ। कि तत्कालीन यूरोप में किसान पहले से ही पीड़ित थे, जिन पर सामंतों द्वारा अत्यधिक अत्याचार किए जाते थे। इसी कारण समय समय पर सामंतों के विरुद्ध कृषक विद्रोह होते रहते थे। 14वीं शताब्दी में किसानों के विद्रोह अत्यंत उग्र हो उठे व उनका दमन कर पाना प्रायः असंभव होता गया। 14वीं शताब्दी से पूर्व हुए विद्रोह संगठित न होने के कारण सामंतों द्वारा कुचल दिए जाते थे, किंतु 14वीं शताब्दी में कृषकों के विद्रोह संगठित व नियोजित ढंग से होने लगे। 14वीं शताब्दी में ही ब्लैक डेथ नामक महामारी फैलने के कारण संपूर्ण यूरोप में किसानों की स्थिति अत्यधिक खराब हो गई और इस महामारी में यूरोप की लगभग 1/3 जनसंख्या समाप्त हो गई। बड़ी संख्या में किसानों व शहरों में मजदूरों की मृत्यु हुई, जिससे किसानों व मजदूरों की कमी होती गई। ऐसे में स्वाभाविक था कि मजदूरी में वृद्धि होती, लेकिन सामंतों ने मजदूरी को सीमित रखने का प्रयास किया, जिसके कारण मजदूर व किसानों से संयुक्त रूप से विद्रोह किया और सामंतवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इन सभी कारणों के अतिरिक्त सामंतवाद के पतन में उसी में निहित कारणों ने भी योगदान दिया। सामंतवादी व्यवस्था में अनेक दोष थे, जिससे धीरे धीरे यह व्यवस्था शिथिल होती चली गई। डॉक्टर वीरोत्तम ने लिखा है कि बहुत से सामंत विजय तथा वैवाहिक उत्तराधिकार आदि के द्वारा ऐसी भूमि पर अधिकार कर लेते थे जिसके अनेक स्वामी होते थे, जिससे गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती थी। इसके अतिरिक्त सामंतवाद शोषण के सिद्धांत पर टिका था। शोषण बहुत लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। इसी कारण जैसे ही शोषित वर्ग ने सिर उठाया वैसे ही सामंतवाद का पतन प्रारंभ हो गया। इसी कारण मार्टिन ने लिखा है कि सामंतवाद की आस्तीन में ऐसे हथियार छिपा हुआ है जो किसी दिन उसी पर वार करेगा, और इस प्रकार हेनरी मार्टिन का यह कथन सही साबित हुआ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी ऐतिहासिक घटना के लिए कोई एक नहीं अपितु अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार इन सभी कारणों का सम्मिलित परिणाम के रूप में हम सामंतवाद के पतन को देखते हैं। सामंतवाद के पतन के बाद यूरोप में राजनीतिक केंद्रीयकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पहले शक्ति स्थानीय सामंतों के हाथों में बटी हुई थी, लेकिन जब राजाओं ने अपनी सत्ता को मजबूत करना शुरू किया, उन्होंने कर वसूली, न्याय और प्रशासन को अपने नियंत्रण में लाया तथा स्थानीय सेना का गठन किया। इससे छोटे छोटे सामंती क्षेत्रों के स्थान पर संगठित और शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एकता की भावना लोगों में विकसित हुई और आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। सामंतवाद के पतन का सामाजिक प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। सामंतवाद के समाप्त होने से समाज की कठोर वर्गीय संरचना में परिवर्तन आया। सर्फ यानी कि बंधुआ किसान धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे और उन्हें अपनी श्रम शक्ति के बदले वेतन मिलने लगा। सामाजिक गतिशीलता बढ़ी और लोग अपनी योग्यता तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर उन्नति करने लगे। व्यापारी और शिल्पकार वर्ग का महत्व बढ़ा, जिससे मध्यम वर्ग का उदय हुआ
इस परिवर्तन ने समाज को और अधिक गतिशील और प्रगतिशील बनाया। सामंतवाद के पतन के आर्थिक परिणाम भी महत्वपूर्ण हैं। सामंतवाद के पतन के साथ ही आत्मनिर्भर मैनोरियल व्यवस्था शिथिल पड़ी और व्यापार तथा उद्योग का विस्तार हुआ। नगरों का विकास तेजी से हुआ और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों का विस्तार भी हुआ। मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला और बैंकिंग प्रणाली का भी विकास हुआ। उत्पादन और विनिमय की प्रक्रिया में वृद्धि हुई, जिससे तत्कालीन यूरोप में पूंजीवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई। इस प्रकार यूरोप की अर्थव्यवस्था अधिक व्यापक और आधुनिक रूप लेने लगी। सामंतवाद के समय राजा युद्ध के लिए सामंतों की सेनाओं पर निर्भर रहते थे, किंतु सामंतवाद के पतन ने इस परिदृश्य में निर्णायक परिवर्तन किए। जैसे सामंतवाद के पतन के बाद राजाओं ने अस्थायी और वेतनभोगी सेना का गठन किया। सैन्य संगठन अधिक अनुशासित और संगठित हुआ। बारूद और आधुनिक हथियारों के प्रयोग से युद्ध की प्रकृति में परिवर्तन आया। इससे राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा मजबूत हुई और राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। इसके अलावा हमें सामंतवाद के पतन के सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। सामंतवाद के पतन के साथ ही लोगों की सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। शिक्षा और ज्ञान का प्रसार बढ़ा तथा चर्च की राजनीतिक शक्ति कमजोर हुई। मानववाद और पुनर्जागरण जैसे आंदोलनों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, तर्क और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित किया। कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई, जिससे यूरोप मध्यकाल से आधुनिक युग की ओर अग्रसर हुआ। इसके अलावा सामंतवाद के पतन के अनेक दीर्घकालिक परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जिसमें आधुनिक लोकतांत्रिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का सूत्रपात, केंद्रीकृत राष्ट्र राज्यों की स्थापना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि इसके प्रमुख परिणाम थे। प्रशासन और कानून व्यवस्था अधिक संगठित और प्रभावी बने। इस प्रकार सामंतवाद के पतन ने यूरोप के आधुनिक स्वरूप का निर्माण प्रारंभ किया और उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। यूरोप में सामंतवाद का पतन एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था, जिससे मध्यकालीन व्यवस्था को समाप्त कर आधुनिक युग की शुरुआत की। इसने राजनीतिक केंद्रीकरण, आर्थिक प्रगति, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक जागरण को बढ़ावा दिया, जिससे यूरोप में एक शक्तिशाली और उन्नत क्षेत्र के रूप में उभरा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था का पतन आधुनिक युग के आविर्भाव का मार्ग प्रशस्त करता है तथा सामंतवादी व्यवस्था के पतन ने यूरोप में अनेक परिवर्तनों को जन्म दिया, जिसको हम पहले देख चुके हैं।